नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व, विश्व के जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा जो है उसे लेकर विद्यार्थियों में बड़ी असमंजस रहती है। वे मान लेते हैं कि जो परिभाषा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सरल रूप में, वो आगे भी हर स्तर पर सही मानी जाएगी, लेकिन वह पूर्णतया सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि हम जो परिभाषाएं पढ़ते आए हैं उसमें केवल प्रति वर्ग किलोमीटर की बात होती है। क्योंकि हमने जो परिभाषा पढ़ी है वह है कि किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र का जनघनत्व कहलाती है। ये परिभाषा गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण रूपेण सही भी नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल केवल किलोमीटर में तो होता नहीं है, ये प्रति वर्ग मील में भी हो सकता है। तो फिर क्या वर्ग मील वाले को हम घनत्व नहीं मानेंगे? इसलिए कहा गया है कि घनत्व की जो सही परिभाषा है, हर स्थान पर जो सही ठहरी जाएगी, गलत कोई नहीं बता सकता, वह है कि किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग इकाई भाग में रहने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र का जनघनत्व कहलाता है। यहाँ हमने इकाई शब्द की बात की। अब इकाई कुछ भी हो सकती है, वो फिट भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, फरलांग भी हो सकती है, हेक्टेयर भी हो सकती है, एकड़ भी हो सकती है, मील भी हो सकती है। इकाई का मतलब वहाँ हम किसी भी दूरी के मात्रक का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए सही परिभाषा क्या होगी? किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग इकाई भाग में रहने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र का जनघनत्व कहलाती है। अब जनघनत्व सामान्यतः ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। कि जनसंख्या जो है उसमें उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का भाग लगा दीजिए, आपके सामने जनघनत्व आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम कि जनसंख्या घनत्व के कितने प्रकार होते हैं। तो आपके सामने पांच प्रकार हैं। पहला गणितीय घनत्व, यह भूगोल में सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला घनत्व है। इसका उपयोग अधिकांश क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कितना है उसी के आधार पर उस क्षेत्र हेतु योजनाएं तैयार की जाती हैं। देखिए, पहला है गणितीय घनत्व, ये जनसंख्या बटा क्षेत्रफल जो हमने पीछे बात की थी वही है। आर्थिक घनत्व, आर्थिक घनत्व का तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और उस क्षेत्र में उत्पादन योग्य संसाधन कितने हैं उनके मध्य संबंधों पर विचार किया जाता है, ताकि प्रति व्यक्ति कितने संसाधन उपलब्ध हैं उसके आधार पर संसाधनों के दोहन व उपयोग की योजना तैयार की जा सके। इसलिए आर्थिक घनत्व जनसंख्या बटे संसाधन। तीसरा आता है कार्यिक घनत्व। कार्यिक घनत्व में हम किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र की कृषि भूमि, पूरी भूमि की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, केवल खेत जो हैं, कृषि भूमि जो है उसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं कि कुल जनसंख्या में कृषि भूमि का भाग। कार्यिक घनत्व ज्ञात करने का उद्देश्य यह है कि किसी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितनी कृषि भूमि उपलब्ध है। फिर आता है कृषि घनत्व। अब ऊपर हमने कृषि भूमि की बात की थी, यहाँ भी हम कृषि भूमि की बात करेंगे, लेकिन यहाँ अंतर क्या आएगा कि यहाँ हम कुल जनसंख्या की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम केवल कृषक जनसंख्या की बात करेंगे कि वह व्यक्ति जो कृषि कार्य में संलग्न है उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। तो इसका सूत्र क्या होगा? कृषक जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी क्षेत्र में प्रत्येक किसान के हिस्से में कितना क्षेत्र भूमि का आया है कृषि हेतु। पोषण घनत्व, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण घनत्व का प्रकार है, क्योंकि मानव के पोषण हेतु बनाई गई योजनाएं इसी पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमारे क्षेत्र में जनसंख्या और भोज्य पदार्थों के बीच में क्या संबंध है, तो हम उनके पोषण हेतु कोई योजना तैयार नहीं कर सकते। जैसे हमारा देश 130 करोड़ जनसंख्या का है, तो हमारी सरकार को कैसे पता चलता है कि हमारे देश में खाद्यान्न की इतनी कमी हो गई है, हमें इतना बाहर से मंगाना पड़ेगा, या हमारे देश में इस चीज़ भोज्य पदार्थ
की मात्रा अधिक है, हम इतना बाहर भेज सकते हैं। ये सब कैसे पता चलता है? कैसे हम आयात और निर्यात के आंकड़े तैयार कर लेते हैं? इन सब के पीछे ये पोषण घनत्व ही होता है कि सरकार को ये पता रहता है कि प्रति व्यक्ति आवश्यकता पोषण है तो इतनी है, और उत्पादन इतना कम हुआ है तो बाहर से मंगा लीजिए, और उत्पादन इतना अधिक हुआ है तो बाहर भेज दीजिए। तो ये है पोषण घनत्व, जनसंख्या बटा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। इससे प्रति व्यक्ति पोषण हेतु उपलब्ध भोज्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पांचों घनत्व अपना अपना एक विशेष महत्व रखते हैं और विभिन्न प्रकार से मानव हेतु तैयार की जाने वाली योजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये थे जनसंख्या घनत्व के प्रकार। अब आगे बात करते हैं हम, विश्व के जनसंख्या घनत्व के आधार पर कितने भाग हैं, कितने भागों में हमने विश्व को जनसंख्या घनत्व के आधार पर बांटा है। क्योंकि ये सभी को पता है कि विश्व में जनसंख्या घनत्व समान नहीं है। पीछे भी हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में जब बात की थी या जनसंख्या वितरण के बारे में जब बात की थी तो हमने यही पढ़ा था कि विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जनसंख्या निवास नहीं करती हैं। तो जब समान जनसंख्या निवास नहीं करती तो समान जन घनत्व कैसे होगा? तो देखिए, जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। विश्व का औसत जन घनत्व जो है वो 2013 के अनुसार 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अर्थात पूरे विश्व का जन घनत्व जनसंख्या बटा क्षेत्रफल निकाला जाए तो उसका आंसर क्या आता है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर बात करते हैं कि घनत्व का वितरण किस प्रकार का है। तो सिंगापुर जैसे देश है जहाँ पर प्रति व्यक्ति जन घनत्व जो है वो 7000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हैं। तो नामीबिया, लीबिया जैसे देश भी हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा अंतर है। एक देश है जहाँ पर तो 7000 से भी अधिक व्यक्ति 1 किलोमीटर में रह रहे हैं, और एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर 1 से 10 व्यक्ति के बीच में रह रहे हैं। तो इस आधार पर हमने विश्व को अलग अलग भागों में बांटा है और ये कुल 5 भाग हमने किए हैं। पहला, अत्यधिक जनघनत्व। अत्यधिक जनघनत्व का मतलब है कि ऐसे देश या विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक का जनघनत्व पाया जाता है। और इसमें मुख्यतः जो देश आते हैं वे हैं पूर्वी, दक्षिण पूर्वी व दक्षिणी एशिया के देश, पश्चिमी व मध्य यूरोप के देश व पूर्वी उत्तर अमेरिका के देश। ये हमने जब जनसंख्या वितरण की बात की थी तब भी हमने ये जाना था कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, और इसका सबसे बड़ा कारण था कि एशिया जो है यह तो प्राचीन विश्व का क्षेत्र है और कृषि भूमि है, मानसूनी जलवायु वाला है, इसलिए यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मध्य यूरोप व पूर्वी उत्तरी अमेरिका जो है ये औद्योगिक मेखलाएँ हैं, यहाँ पर विश्व के सर्वाधिक उद्योग विकसित हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। फिर बात करते हैं अधिक जनघनत्व की। अधिक जनघनत्व से तात्पर्य है 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्षेत्रफल में और जनसंख्या में 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का संबंध पाया जाता है, उन्हें हम अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में अंकित करते हैं। इसके अंतर भी दक्षिण पूर्वी व पूर्वी यूरोप व मध्य उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग आते हैं। यहाँ पर मानव के लिए कुछ अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, अच्छी कृषि होती है और कुछ मात्रा में उद्योग भी विकसित होते हैं। और सही मायने में बात करें तो अत्यधिक जनघनत्व का सीमांत क्षेत्र जो है वहाँ पर अधिक जनघनत्व पाया जाता है। फिर आता है तीसरा नंबर सामान्य जनघनत्व का। सामान्य जनघनत्व जो है वो 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र को हम सामान्य जनघनत्व के क्षेत्र में रखते हैं। इसमें प्राचीन विश्व के वे भाग आते हैं जहाँ पर आज भी अस्थायी कृषि, पशुचारण और जो घास के मैदान है विश्व के मुख्य रूप से, चाहे एशिया के हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, चाहे अफ्रीका के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे यूरोप के हों, उन सभी घास के मैदानों को हम लगभग इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जनघनत्व क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है, तो उसे हम सामान्य जनघनत्व। अगला आता है कम जनघनत्व। कम का मतलब है कि 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्रों को हम कम जनघनत्व के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अंदर अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग में जो देश हैं वो सभी आते हैं, क्योंकि ये आज भी आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हुए हैं
और वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं पाया जाता है, जैसे सूडान, लीबिया, मालागासी और दक्षिण अमेरिका के कुछ देश इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। और अंतिम प्राय जनविहीन क्षेत्र। प्राय जनविहीन के अंतर्गत एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या निवास करती है और इसके अंतर्गत विश्व के वे भाग आते हैं जो आज भी मानव की पहुंच से लगभग बाहर हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, अति आर्द्र प्रदेश हैं, अति उष्ण प्रदेश हैं, शुष्क प्रदेश हैं। उन क्षेत्रों में जनसंख्या का फैलाव जो है वो बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी क्या है, कम पाया जाता है। अब वैसे तो हम पीछे बात कर चुके हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो लगभग सारे कारकों की हम पीछे बात कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, यहाँ हम शॉर्टली बात करेंगे, संक्षेप में, थोड़ा सा एक बार रिवीजन टाइप में हो जाएगा हमारा। इसलिए हम बात कर लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला भौतिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत हम सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है, जल, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर स्वच्छ पेयजल सरलता से उपलब्ध होता हो वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, इसलिए वहां पर जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो जितने भी जलोढ़ मृदा के मैदान हैं वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जल के नज़दीक जलोढ़ मृदा के मैदान होंगे। तो नदियों के किनारे विश्व की अधिकांश सभ्यताएं इसी कारण से विकसित हुई है। नंबर 2, जल से जलवायु। समतापीय जलवायु जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, जिसमें हमने पीछे बात की थी कि विश्व की 75% जनसंख्या इसके तटीय भागों में निवास करती है, और इसका कारण क्या था, जलवायु। फिर आता है धरातल। धरातल कैसा हो, कम ढाल वाले मैदानी क्षेत्र, क्योंकि कम ढाल वाले मैदानी क्षेत्रों में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में भी जनघनत्व अधिक पाया जाता है। फिर आता है मिट्टी। मृदा कैसी हो, मृदा कैसी हो, तो जलोढ़, कांप या उपजाऊ मृदा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जनघनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि विश्व की आज भी अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। ये चारों कार्य किस में आ गए, भौतिक में। नंबर 2 पर बात करें तो नंबर 2 है आर्थिक। केवल इन चारों से तो जनसंख्या आ नहीं सकती, क्योंकि आज का युग जो है वो अर्थ का युग है, पैसों का युग है, धन का युग है। इसलिए मानव की प्रमुख आवश्यकता आज पैसा भी है, तो पैसों के लिए आर्थिक कारकों का होना आवश्यक है। और आर्थिक कारकों में सबसे पहला आता है खनन। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खनन क्रिया की जाती हो, तब खनन आर्थिक क्रिया जहाँ पर होती हो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि जहाँ खनन होगा वहाँ पर रोजगार उपलब्ध होंगे, जहाँ रोजगार उपलब्ध होगा वहाँ पर जनसंख्या अपने आप आकर्षित हो जाएगी। नंबर 2, नगरीकरण। मानव को आज हर प्रकार की सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है, और वे सुख सुविधाएं उसे नगरीय क्षेत्र में आसानी से प्राप्त हो जाती है। उन सुख सुविधाओं में हम बात करते हैं उच्च शिक्षा, उच्च चिकित्सा, उच्च रहन सहन, उच्च प्रशासनिक ढांचा, उच्च परिवहन के साधन। ये सब कहाँ होंगे, नगरों में होंगे, और नगरों की ओर रोजगार के साधन भी अधिक होंगे, इसलिए जनसंख्या उस ओर अधिक आकर्षित होगी और वहाँ पर जनघनत्व अधिक पाया जाता है। नंबर 3, औद्योगिकीकरण। जिन क्षेत्रों में उद्योगों का अधिक विकास होता है वहाँ पर रोजगार के साधन अत्यधिक बढ़ जाते हैं और लोगों को वह क्षेत्र अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। अभी पीछे हमने जब बात की थी तो हमने ये देखा था कि पश्चिमी यूरोप व उत्तरी पूर्वी अमेरिका में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ पर औद्योगिकीकरण को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। अंतिम बात करते हैं नंबर 3, सामाजिक
व सांस्कृतिक। सामाजिक व सांस्कृतिक में बात करें तो वह क्षेत्र जहाँ पर लोग आपसी सौहार्द प्रेम से रहते हों, जहाँ का सांस्कृतिक वातावरण बहुत अच्छा हो, समय समय पर विभिन्न प्रकार के उत्सवों का आयोजन होता रहता हो, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। पीछे हमने धर्म के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे देखिए, अजमेर जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए एक पवित्र तीर्थ माना गया है, जिसे भारत का मक्का मदीना कहा जाता है, इसलिए उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। भारत के चारों धाम हिंदू धर्म के, उन चारों धामों में हिंदू धर्म की जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। तो वहाँ पर यह सब होने का कारण है समाज व संस्कृति। तो वह क्षेत्र जहाँ पर समाज व संस्कृति अच्छी होती हो, वह क्षेत्र भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ये सब थे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखें, विश्व के प्रमुख देश जो जनघनत्व की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वैसे तो सिंगापुर पहले स्थान पर है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताबों के अनुसार पहला स्थान बांग्लादेश को दिया गया है। बांग्लादेश का जो जनघनत्व है वो 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह आंकड़े माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताबों के अनुसार है। दूसरा स्थान दक्षिण कोरिया, जहाँ का जनघनत्व 506 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा रुवांडा 422 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चौथा नीदरलैंड 405। पाँचवा भारत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बेल्जियम 367, जापान 337 और श्रीलंका 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर विश्व के प्रमुख जनघनत्व वाले देश हैं। जापान का शहर टोक्यो विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला शहर है। वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या डेंसिटी पाई जाती है, सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? जनघनत्व के बारे में दी गई मेरी तरफ से जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।